हेलो एवरीवन, एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बड़े ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857 की। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्चुअल में 6 क्लास के लिए 9th क्लास मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल और RIMC तीनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम कई पार्ट्स में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, देन हम इसके काज ऑफ रिवोल्ट्स, देन बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैलेस एंड लीडर्स ऑफ रिवोल्ट 1857, इंपॉर्टेंट पैलेस एंड लीडर्स। देन हम बात करेंगे कि ये रिवोल्ट फेल क्यों हुआ, फेलियर ऑफ रिवोल्ट 1857, काज ऑफ फेलियर। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स क्या रहे। जब 1857 का रिवोल्ट फेल हुआ तो उसके बाद जो रिजल्ट्स आए, जो कंक्लूजन आए, जो उसके परिणाम आए, उनकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में 1600 AD में 31 दिसंबर, इस पे भी बात करें तो 31 दिसंबर 1600 AD को वहां की जो क्वीन थी विक्टोरिया, उन्होंने एक चार्टर पास किया जिसको बोला जाता है चार्टर 1600। इसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए परमिशन दी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्टेबलाइज हुई 1600 AD को। इसको ट्रेडिंग कंपनी भी बोला जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए ट्रेडिंग कंपनी। इस परमिशन के बाद वहां से कुछ लोग इंडिया के लिए निकले। तो 1608 में कुछ लोग सी रूट के द्वारा इंडिया में आए। और इंडिया में इस टाइम की बात करें तो यहां मुगल एम्पायर था, मुगल किंग थे। और मुगल एम्पायर में जो किंग थे वो जहांगीर थे। और ये आगरा इनकी कैपिटल थी। 1608 में इंग्लैंड से एक हेक्टर शिप के द्वारा, हेक्टर एक शिप थी, उससे एक ब्रिटिश ऑफिसर्स का एक पूरा ग्रुप आया। और उसके जो हेड थे वो थे सर विलियम हॉकिंस। दिनों बाद फिर इंग्लैंड से 1615 में सर थॉमस रो, इंग्लैंड ने सर थॉमस रो को ब्रिटिश एम्बेसडर बना के जहांगीर के कोर्ट में भेजा। ये एक ब्रिटिश एम्बेसडर के रूप में आए थे। इसी बीच में कुछ एक दो जगह जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी थी, जैसे मसूलीपट्टनम एंड सूरत में। जब 1615 में सर थॉमस रो इंडिया में आए एज ए ब्रिटिश एम्बेसडर, ये काफी अट्रैक्टिव पर्सन थे। इन्होंने जहांगीर जो किंग थे मुगल एम्पायर के, उनको काफी अट्रैक्ट किया और उनसे कई परमिशंस इन्होंने ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी परमिशंस दिलाई और इसी के द्वारा बंगाल वाले एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी कई कंपनीज वहां सेटअप करने का चांस मिल गया। तो बैटल जो काफी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री की और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल वाले बैटल्स की हम बात करें, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी। और ये बैटल हुई 1757 में। ये डेट जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ये हुई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला
और ब्रिटिशर्स या मान ली ईस्ट इंडिया कंपनी, बिटवीन सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बात करें तो उस टाइम जो ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव। इस बैटल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो विनर रही, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था वो और अच्छे से फैल गया, कुछ पावर्स और बढ़ गई यहां से। देन बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी ने अपनी पावर्स को बढ़ाने को कंटिन्यू रखा। तो इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर जगह पे एक बैटल हुई और ये हुई 1764 में, और ये भी नवाब ऑफ बंगाल मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी EIC। और ईस्ट इंडिया कंपनी में भी बात करें तो जो आर्मी की या ब्रिटिश जो मिलिट्री थी उसके जो जनरल थे वो हेक्टर मुनरो थे, हेक्टर मुनरो, और यहां पे भी विनर ईस्ट इंडिया कंपनी रही। तो ये दो बैटल्स जो वार हुए, इनके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल हो गई और लगभग पूरा बंगाल इनके अंडर में आ गया। और ये दोनों बैटल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद बात करें तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जैसे मुंबई, कोलकाता, मुंबई एंड मद्रास जो 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई, या आधे से ज्यादा इंडिया उन्होंने कवर कर लिया। कहते हैं कि 1857 का रिवोल्ट है उसकी स्टार्टिंग 10 मई 1857 से हुई, और ये कहां से हुई? मेरठ से। मेरठ यूपी में एक जगह है जहां से इसकी स्टार्टिंग मानी गई। और स्टार्टिंग क्यों हुई इसके लिए हम बात करेंगे। एक काफी ब्रेव जो सिपाही थे इंडिया में, मंगल पांडे, आप सबने शायद इनका नाम सुना होगा, मंगल पांडे। इनपे एक मूवी भी आई थी अगर आपने देखी हो, मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे वो 34th बंगाल नेटिव रेजिमेंट, इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे। रेजिमेंट बैरकपुर में 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे। और इन्होंने, अभी हम मिलिट्री केज में बात करेंगे कोज में, कि उस टाइम की जो इनफील्ड राइफल थी उसकी बुलेट में इंडियंस का मानना था कि एक ग्रीस यूज ली जाती है जिसमें काऊ और पिग, गाय और सुअर के जो फैट उसको यूज लिया गया था। तो इसी की वजह से सारे मिलिट्री पर्सन बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट हो चुके थे ब्रिटिशर्स के। तो इसी वजह से मंगल पांडे ने बैरकपुर कंटेनमेंट में 29 मार्च 1857 को रिवोल्ट कर दिया, और इन्होंने अपनी गन से 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार गिराया। तो 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स। और यहीं से 1857 की जो रिवोल्ट है, जो रिवेलियन है, उसकी स्टार्टिंग एक्चुअल में यहीं से शुरू हुआ। इसी के बाद जाके फिर ये मेरठ से शुरू हुआ। लेकिन क्वेश्चन स्टार्टिंग वाला आता है कि कब हुआ, 10 मई 1857, और कहां से हुआ, तो मेरठ से हुआ। लेकिन एक्चुअल में शुरुआत यहीं से हुई थी, बैरकपुर से, और मंगल पांडे ने की थी। इसलिए मंगल पांडे को हीरो ऑफ 1857 रिवोल्ट भी बोला जाता है। तो इन्होंने 2 ऑफिसर्स को मार गिराया, और वो जो ऑफिसर्स थे वो हडसन एंड बाग, ये 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिनको मंगल पांडे ने मार गिराया। इसके बाद
मंगल पांडे को ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 8 अप्रैल 1857 को डेथ पेनल्टी दे दी गई या फांसी की सजा दे दी गई। डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा दे दी गई। मेरठ वाला कैंट था, उसमें कुछ सिपॉइज थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के जो थे उनको मानना मना कर दिया और इसी के चलते 85 सिपॉइज को जेल में डाल दिया गया। और इन्हीं के द्वारा 10 मई 1857 को ये सिपॉइज मेरठ से भाग के दिल्ली की ओर चल दिए और यहीं से स्टार्टिंग हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। और इन लोगों ने डिसाइड किया कि जो रिवोल्ट होगा उसका लीडर बनाया जाएगा किसको, क्योंकि हमने बात की इससे पहले मुगल एम्पायर था और मुगल में जो किंग थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो इन स्पॉइज ने डिसाइड किया कि मुगल किंग बहादुर शाह जफर को लीडर मानेंगे। तो 1857 रिवोल्ट का जो लीडर माना गया है वो मुगल किंग बहादुर शाह जफर को माना गया है। लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट बहादुर शाह जफर। अभी हम यहाँ कोच की बात करेंगे, जो भी इसके रीजन थे 1857 रिवोल्ट्स के। तो कोच को हम यहां डिवाइड करेंगे, मिलिट्री कोच, देन पॉलिटिकल कोच, देन इकोनॉमिक कोच, रिलीजियस कोच, एंड लास्ट में सोशल कोच। तो हमने जैसे बात की कि जो रिवोल्ट 1857 था वो एक आर्मड रिवेलियन था। इसके कुछ नाम हैं जिनकी हम बात यहां कर लेते हैं एक बार। इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा गया है। आर्म्ड रिवेलियन या ग्रेट रिवेलियन, आर्म्ड रिवेलियन, या स्पॉय रिवेलियन, और म्यूटिनी ऑफ स्पॉय भी इसको कहा जाता है। तो 1857 का जो रिवोल्ट है 1857 वाला, उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रेट रिवेलियन, आर्म्ड रिवेलियन, स्पॉइज रिवेलियन और म्यूटिनी ऑफ स्पॉइज, इन सारे नामों से जाना जाता है। और हमने बात की यह आर्म्ड रिवेलियन क्यों था, तो इसकी हम यहाँ बात करेंगे मिलिट्री कोच में। तो सबसे पहले जैसे हमने मंगल पांडे वाले में बताया कि मंगल पांडे जो इनफील्ड राइफल जो यूज ली जाती थी इस टाइम, ये सबसे बड़ा एक काज था रिवोल्ट ऑफ 1857 का, इनफील्ड राइफल्स। यहां के जो सिपॉय थे उनका मानना था कि इसके लिए जो बुलेट यूज ली जा रही है इसमें काउ एंड पिग, गाय और सुअर का जो फैट है उसकी ग्रीस को यहाँ यूज लिया जा रहा है। तो जैसे कि हम सबको पता है इंडियंस में काउ, हिंदुओं में काउ एंड मोमडन्स में पिग काफी होली हैं, और इन्हीं दोनों की फैट का यूज यहाँ लिया जा रहा था इनफील्ड राइफल्स में। तो यह एक सबसे बड़ा रीजन बना मिलिट्री काज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। और ये राइफल्स वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है 9th के लिए मिलिट्री स्कूल एंड सैनिक स्कूल, कि 1857 के रिवोल्ट में जो राइफल्स यूज ली गई थी वो कौन सी थी, तो वो थी इनफील्ड राइफल्स। आगे बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन,
जो ब्रिटिश जो स्पोइट थे और जो इंडियन स्पोइट थे, उन दोनों में काफी डिस्क्रिमिनेशन, काफी भेदभाव था। उनमें कुछ सैलरी इश्यूज भी थे। सैलरी में भी उनमें डिफरेंस था। इसके अलावा 1856 में ब्रिटेन से एक नया लॉ बन के आया, जिसमें लिखा गया था कि जो भी स्पॉइज है, जो भी आर्मी है, उसको फॉरेन भी जाना पड़ेगा। और उस टाइम जो इंडिया के जो लोग थे, वो सी को पार करना, समुद्र से पार जाना, अक्रॉस द सी, वो सिन, एक पाप मानते थे। उनका मानना था कि अगर हम समुद्र को पार करेंगे तो ये हमारे लिए क्या है, सिन है, पाप है। वो आया, उसमें लिखा गया था साफ साफ, जो भी फॉरेन नहीं जाएगा उसको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो इस चीज का भी जो यहाँ के सिपाही थे उनमें काफी वो गुस्सा थे इस बात से। तो ये कुछ हमने मिलिट्री काज बताए। अभी हम बात करेंगे पॉलिटिकल काज की। तो पॉलिटिकल काज में सबसे पहले हम देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी, इट मींस हड़प नीति, कि इंडिया के जितने भी जो किंग्स थे, जो स्टेट थे, उनके किंगडम थे, उनको अपने अंदर मिलाने के लिए, हड़प करने के लिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये पॉलिसी लाई गई थी। और इसमें यह साफ लिखा था कि जिन भी किंग के, जिस भी राजा के अगर खुद की कोई उनके सन ना हो और वो किसी भी सन को अडॉप्ट करें, तो वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो किंगडम है, उसके सक्सेसर नहीं माने जाएंगे। तो इसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारे स्टेट्स को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने सतारा, जो महाराष्ट्र का एक किंगडम था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया। देन बात करें झांसी, और लास्ट में अवध। तो इससे जितने भी किंगडम्स थे वो सब इनके अगेंस्ट हो चुके थे। और ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आए, लॉर्ड डलहौजी। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, 9th वाले मिलिट्री और सैनिक स्कूल के एग्जाम में। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी ये कौन लेके आए, लॉर्ड डलहौजी। और इसके द्वारा सबसे फर्स्ट में जो स्टेट उन्होंने, जो किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया, वो सतारा था, और सबसे लास्ट में अवध। देन हम बात करें तो जितने भी उस टाइम के किंग थे और नवाब थे, उन सबकी जो पावर्स है उनको डिटेक्ट कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उनके स्टेट में रेजिडेंट बैठा दिए गए थे, ब्रिटिश रेजिडेंट हर स्टेट में ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जो एक्चुअल में इन्होंने अपने अंडर में ले लिया था सारा जो भी रूल था। और इसी की वजह से जितने भी किंग थे, जितने भी राजा थे और जितने भी नवाब थे, वो सब अगेंस्ट हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। देन हम बात करें जितनी भी हाई प्रोफाइल जॉब थी, जितनी भी हाई पोस्ट वाली जॉब्स थी, वो इंडियंस के लिए नहीं थी, वो सारी ब्रिटिशर्स के लिए थी, इंग्लिश या अंग्रेजों के लिए थी। तो इसलिए भी जो एजुकेटेड जो पर्सन थे या ये जितने भी यहाँ की पब्लिक थी, वो सब इनसे चिढ़ने लगे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से। 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने यह अनाउंस किया कि जो लास्ट मुगल किंग है उनको अभी रेड फोर्ट से आउट कर दिया जाएगा, आउट फ्रॉम रेड फोर्ट। बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल किंग थे, उनको रेड फोर्ट से अब आउट कर दिया जाएगा। और 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने भी कुछ कहा उनके बारे में। लॉर्ड कैनिंग ने यह अनाउंसमेंट किया कि जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट किंग होंगे, इसके बाद मोनार्की खत्म इंडिया से, और उनके जो भी
सन है वो प्रिंस नहीं रहेंगे और वो किंग नहीं रहेंगे। इट मीन्स कि मुगल एम्पायर है उसका एंड कर दिया जाएगा। तो इससे जितने भी नवाब थे या मुगल जो किंग थे और जितने भी उनके अंडर में जितने भी किंगडम थे वो सब इनके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हो चुके। देन हम बात करें इकोनॉमिक काज की। ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी ज्यादा यहाँ पे टैक्सेज लगा रखे थे, जिससे जितने भी जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, जमींदार थे, वो काफी पुअर्टी में आ चुके थे। इकोनॉमिक केजेस की बात करें तो इनके द्वारा टू मच टैक्सेज लगाए गए थे, बहुत ज्यादा टैक्सेज लगा दिए गए थे। यहाँ हम कुछ सिस्टम्स की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। एक्चुअल में जितने भी दोनों जो सिस्टम्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है ये थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया, थॉमस मुनरो और बेंटिंग। एक्चुअल में ये एग्रीकल्चर जितने भी जो किसान थे उन पे टैक्स बढ़ाने के लिए ये दोनों सिस्टम लाए गए थे, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। इनमें जो टैक्सेस थे वो बहुत ज्यादा थे, 75 से लेके 85% तक टैक्स लगा दिए गए थे। और ये दोनों क्वेश्चन भी 9th वाले एग्जाम में हर साल इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। रैयतवाड़ी सिस्टम वाज गिवन बाय थॉमस मुनरो एंड महलवाड़ी सिस्टम वाज गिवन बाय विलियम बेंटिक। एक इसके अलावा भी उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट किया था बंगाल का, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। इसके द्वारा भी उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने टैक्स बढ़ाने के लिए एक सिस्टम और लगाया, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये जमींदारी से रिलेटेड था और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये इसका ड्राफ्ट बनाया था, इसको तैयार किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे, जिसमें हमने 3 चीजें यहां डिस्कस की, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम एंड परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। और ये तीनों 9th क्लास के मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन हम बात करेंगे रिलीजियस कोड की। रिलीजियस कोड में हम सबसे पहले बात करेंगे 1830 से फिर 1850, और उस टाइम बहुत ज्यादा 1857 से पहले मिशनरी जो भी संस्थाएं थी, जो भी इंस्टीट्यूशन थे, उनको फुल यहां छूट दे दी गई थी इंडिया में। मिशनरी जो स्कूल्स थी, यस, ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको बहुत सारे बेनिफिट के साथ यहां इंडिया में लाया जा रहा था। और इनका जो मेन मकसद था वो रिलीजन चेंज, धर्म को बदलना था। ये रिलीजन चेंज करवाने के लिए ही एक्चुअल में चलाई गई थी। और ये जो यहाँ के इंडिया के हिंदू और मोमडन्स थे उनको क्रिश्चियन, उनका जो रिलीजन है वो चेंज करवाया जा रहा था, उनको क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तो सोसाइटी में इस चीज का बहुत जोर से सोसाइटी वाले इनसे चिढ़े हुए थे, ब्रिटिशर्स से। और 1856 में एक लॉ भी बन के आया था इंग्लैंड से, क्रिश्चियन एक्ट या क्रिश्चियन लॉ। इसके द्वारा मानना था ब्रिटिशर्स का कि जो भी इंडिया वाला या जो भी इंडियन अपना जो रिलीजन है उसको चेंज कर लेगा या क्रिश्चियन बन जाएगा, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसके एसेंस्टर्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी उसी के नाम रहेगी, उसको टैक्सेज में कुछ छूट दी जाएगी।
कुल मिला के यहाँ के लोगों का, यहाँ की पब्लिक का जो धर्म बदलवाना ये लोग चाह रहे थे, तो रिलीजियन केजेज में सबसे इंपॉर्टेंट यही था, मिशनरी स्कूल्स। और जो रिलीजियन चेंज वाली चीजें थी उससे यहाँ की सोसाइटी में काफी बदलाव था, लोग इनसे चिढ़े हुए थे। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 वाले रिवोल्ट्स का। देन हम बात करेंगे सोशल के काज की। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट बना दिया गया कि जो भी विडो है, जिनके ऐसी वुमेन शादी के बाद जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उनकी दोबारा से शादी करवाई जा सकेगी। 1857 में विडो रीमैरिज एक्ट आया। सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था। सती सिस्टम को बैन कर दिया गया था। सती मीन्स अगर किसी वुमेन का हस्बैंड एक्सपायर हो जाए तो उसी के साथ उसको भी जलना पड़ेगा, उसी को भी अपनी मतलब खुद की जान देनी होगी, इसी को सती कहा गया है। और इस सिस्टम पे सती जो प्रथा थी उस पे बैन लगा दिया गया 1829 में। 1829 में ये बैन लगाया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा। जो यहाँ जो इंडियन थे हेल्प करने वाले, अगर सपोर्टर की बात करें तो राजा राम मोहन राय थे इंडियन सपोर्टर, राजा राम मोहन राय। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय की सपोर्ट की वजह से ही विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 को सती सिस्टम को बैन किया गया। राजा राम मोहन राय से भी काफी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ब्रह्म समाज के फाउंडर थे। ब्रह्म समाज या सोसाइटी, इसके जो फाउंडर थे वो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय ने संवाद कुमुदी के नाम से एक जर्नल भी निकाला था, संवाद कुमुदी। संवाद कुमुदी के नाम से एक जनरल, और फाउंडर ऑफ ब्रह्म सोसाइटी या ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय थे। और इन्हीं के द्वारा 1829 में जो सती सिस्टम है उसको बैन करवाया गया। यहां विडो रीमैरिज एक्ट की बात करें, विडो रीमैरिज एक्ट जो था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बैन किया गया। और जो इंडियन सपोर्टर थे यहां वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इंडियन सपोर्टर थे। इनके द्वारा विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लाया गया और लाने वाले लॉर्ड डलहौजी थे। ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट है, विडो रीमैरिज एक्ट एंड सती सिस्टम बैंड। यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इंग्लिश एजुकेशन भी काफी इफेक्टिव था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ ऐसे ऑफिसर्स चाहिए थे जो उनके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, जिन पे बिलीव किया जा सके, इसलिए वह इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ाने में लगे हुए थे। इसीलिए मिशनरी, हमने स्कूल्स की बात की, लेकिन इंडियंस इस वजह से भी उनसे काफी एक्ट भी बना था। चाइल्ड मैरिज एक्ट एक्चुअल में क्या है, बहुत छोटे बच्चों की यहाँ शादी कर दी जाती थी और छोटे बच्चों की शादी ना हो इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट निकाला, चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिससे भी काफी यहाँ की जो सोसाइटी थी, यहाँ के लोग काफी नाराज थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो हमने 5 टाइप से कोज देखे 1857 रिवोल्ट्स के,
मिलिट्री कोज, पॉलिटिकल कोज, इकोनॉमिक कोज, रिलीजियस कोज एंड सोशल कोज। देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पैलेस एंड लीडर्स। फेलियर से पहले कुछ पैलेस और उनके जो लीडर थे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1857 रिवोल्ट्स में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली से जो लीडर थे 1857 रिवोल्ट्स के, वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर। देन हम बात करें झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और इनका अगर चाइल्डहुड वाला नेम की बात करें तो मणिकर्णिका था। एक मूवी भी आई थी इनके नाम पे, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका कई बार पूछ लिया जाता है 6 वाले एग्जाम में, निकनेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, तो मणिकर्णिका। देन हम बात करें लखनऊ, बेगम हजरत महल। यहां से लीडर थी 1857 वाले रिवोल्ट की। कानपुर, नाना साहेब। एंड तात्या टोपे, इनके कमांडर थे तात्या टोपे। यहां के बाद तात्या टोपे झांसी भी गए थे, तो बच्चों कंफ्यूज ना हो। कई बार तात्या टोपे को जो है झांसी वाले में माना जाता है लीडर, लेकिन तात्या टोपे एक्चुअल में नाना साहब के मिलिट्री कमांडर थे। यहाँ इन्होंने हिस्सा लिया रिवोल्ट में, और काफी टाइम के बाद ये फिर रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी अंग्रेजों से लड़े थे। तो कई बार इनका नेम यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, झांसी में लीडर रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। तो ये दोनों जगह थे, डोंट वरी। अभी हम आगे बात करें जगदीशपुर, और जगदीशपुर बिहार वाला हिस्सा, बिहार में था जगदीशपुर, तो कई जगह बिहार भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। अमर सिंह एंड कुंवर सिंह, ये दोनों ब्रदर थे। अमर सिंह एंड कंवर सिंह दोनों ब्रदर थे। इन्होंने लीडरशिप की थी 1857 वाले रिवोल्ट्स की, जगदीशपुर बिहार से। देन हम बात करें बरेली, बरेली से खान बहादुर खान और बख्त खान भी थे यहां से। बहादुर खान एंड बख्त खान। और लास्ट में हम बात करेंगे रामगढ़ से, जो एमपी में था। रामगढ़, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई लोधी। लोधी रानी के नाम से फेमस थी रानी अवंतीबाई। 4000 ये अपने स्पॉइज लेके आई थी 1857 वाले रिवोल्ट्स में। तो हमने देखा दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जो मुगल एम्पायर के लास्ट किंग थे। झांसी से झांसी की जो क्वीन थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनका निकनेम मणिकर्णिका था। लखनऊ से बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहेब और उनके साथ तात्या टोपे। और तात्या टोपे के भी अगर चाइल्डहुड वाले नाम की बात करें तो रामचंद्र पांडुरंग इनका निकनेम था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामचंद्र पांडुरंग was the nickname of which social reformer या which leader of 1857 revolts? Then आएगा तात्या टोपे। एंड मणिकर्णिका was the nickname of रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह थे, दोनों ब्रदर थे। बरेली से हमने बात की खान बहादुर खान एंड बख्त खान थे। रामगढ़ एमपी से रानी अवंतीबाई लोधी। अगर यहाँ सक्सेसर की बात की जाए, जो रोकने वाले थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री के ऑफिसर्स थे जिन्होंने 1857 रिवोल्ट्स को रोका,
तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दिल्ली के जो सक्सेसर थे वो जॉन निकोलसन एंड हडसन थे। जॉन निकोलसन एंड हडसन। हग रोज। दिल्ली से जॉन निकोलसन एंड हडसन थे और झांसी से जो सक्सेसर थे वो हग रोज थे। ये ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स थे जिनके द्वारा 1857 का रिवोल्ट यहाँ दोनों जगह रोका गया, दिल्ली एंड झांसी में। देन हम बात करेंगे कॉज ऑफ फेल्योर, फेल होने के जो रीजन थे। यहाँ पहले इस वाला क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, 6 वाले एग्जाम में भी, RIMC वाले एग्जाम में भी और 9th वाले में, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर चांस है क्वेश्चन आने के, क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये जो पैलेस थे, जैसे दिल्ली में हमने बात की बहादुर शाह जफर वहां से लीडर थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई लीडर थी। ये वाले क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं। फेल के कुछ कॉज देखेंगे हम। सबसे पहले बात करें तो कोई इनका फिक्स टारगेट था नहीं, कोई लीडरशिप। सबसे पहले देखेंगे लैक ऑफ लीडरशिप। 1857 के रिवोल्ट से पहले लीडरशिप के लिए कोई खास प्लानिंग नहीं थी, कोई एक लीडर नहीं था। अलग अलग कैंट से वहां के जो स्पॉइज थे वो अपने आप में रिबेलियन करते जा रहे थे और उस टाइम कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम था नहीं। तो जैसे जैसे वो पहुंचते जा रहे थे रिबेलियन बढ़ता जा रहा था। अगर यह रिबेलियन या रिवोल्ट से एक फिक्स डे को हुआ होता तो शायद हम 1857 में ही जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे इंडिपेंडेंट हो गए होते। तो ये सबसे बड़ा एक रीजन था, लैक ऑफ लीडरशिप विदाउट प्रॉपर प्लानिंग यह रिवोल्ट किया गया था। नॉट ऑल इंडिया रिवोल्ट, इस पॉइंट को समझना अच्छे से। जो 1857 वाला रिवोल्ट था वो एक्चुअल में नॉर्दर्न इंडिया एंड, अगर हम बात करें इंडिया की, तो जो 1857 वाला रिवोल्ट था वो नॉर्दर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया से ही था। वेस्टर्न, ईस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया से बहुत कम ऐसे किंगडम थे जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हम मान सकते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था वो नॉट ऑल इंडिया रिवोल्ट, वो पूरे इंडिया का रिवोल्ट ना होके कुछ ही परसेंट इंडिया का, जैसे नॉर्दर्न एंड मिडिल इंडिया का रिवोल्ट था। इसी की वजह से भी फेल होने का एक रीजन था। और लास्ट में हम बात करें कि सारे जो किंग्स थे, जितने भी नवाब थे, बिग जो भी जमींदार थे, या एजुकेशनिस्ट जो भी पर्सन थे, वो एक्टिव रूप से सामने नहीं आए। सारे किंग ने, नवाब ने, सारे जमींदार ने, सारे एजुकेशनिस्ट इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। इसी की वजह से जो 1857 का रिवोल्ट था वो फेल हो गया। देन हम इसके रिजल्ट्स की बात करें कि 1857 का इतना बड़ा रिवोल्ट वो फेल हो गया, तो उसके बाद कॉमन सी बात है बहुत सारे चेंज होने थे इंडिया में। तो सबसे पहले हम बात करें कि 18 रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो 1858 में इंग्लैंड से एक एक्ट आया, इंडिया एक्ट आया नया, जिसको इंडिया काउंसिल, इस एक्ट के द्वारा एक इंडिया काउंसिल बनाई गई और उसका जो हेड है वो ब्रिटिश असेंबली से एक लिया गया। और जो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही थी, वो सीधा ब्रिटिश क्राउन, इट मींस ब्रिटेन की क्वीन के पास चला गया।
जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंडिया की जो सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। वो 1857 वाले रिवोल्ट के बाद सीधा ब्रिटेन की क्वीन ने ले ली, या ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। एक इंडिया काउंसिल बनाई गई, जिसका जो हेड था वो एक ब्रिटिश काउंसिल का मेंबर था। और इंडिया में जो गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको बदल के वाइस राय बना दी गई। 1857 के रिवोल्ट के टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, वो उन्हीं को वाइस रॉय बना दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वो द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं को चेंज कर दिया गया वाइस रॉय में। और यहां बात हो रही है तो हम गवर्नर जनरल भी बता दें। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल इंडिया के, वो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या 9th वाले एग्जाम में तो लगभग हर साल पूछा जाता है, या तो फर्स्ट गवर्नर जनरल या फर्स्ट वाइस रॉय। 9th वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे या फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे। तो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और वाइस रॉय लॉर्ड कैनिंग थे। एक्चुअल में कैनिंग पहले गवर्नर जनरल थे, इन्हीं को चेंज करके वाइस रॉय बना दिया गया। इसके अलावा जो हमने बात की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी की, उसको बैन कर दिया गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी इसको बैन कर दिया गया। जो हड़प जो नीति थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसको बंद कर दिया गया। यहाँ के जो किंग्स थे, जो नवाब थे, उनकी पावर जो थी, उनको पावर्स दोबारा से लौटा दी गई। इट मींस कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर में वो अपना काम करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का इफेक्ट काफी कम हो गया इंडिया से। सोशल वर्क में या सोशल जितनी भी चीजें थी उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी कंपनी, जो कंपनी या जो ब्रिटिश अब नए रूल थे उनके अकॉर्डिंग सोशल वर्क में बिल्कुल भी उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा। और यहां से जो मुगल एम्पायर था वो भी, उसका भी एंड यहीं से है माना जाता है। मुगल एम्पायर यहां से खत्म हो गया। रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल किंग थे, और उनकी वाइफ जीनत महल, इन दोनों को अरेस्ट करके रंगून जेल में डाल दिया गया। रंगून जो बर्मा में है, म्यांमार में है, रंगून जेल में डाल दिया गया 1858 में। यहीं पे 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हुई। तो हमने देखा 1857 वाला रिवोल्ट्स अगर प्रॉपरली प्लानिंग के साथ हो पाता तो शायद हम 1857 में ही इंडिपेंडेंट हो गए होते। और हमने ये भी देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अबाउट 250 इयर्स यहां रूल किया इंडिया पे। रिवोल्ट के बाद बहुत सारे चेंजमेंट हुए। तो दोस्तों इस वाले जो रिवोल्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो लीडर्स थे। एक तो लीडर्स वाले पूछे जाते हैं। कुछ इकोनॉमिक कॉज हमने बताए, वो काफी इंपॉर्टेंट थे। रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी। यहाँ पे हमने फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइस रॉय बताए, काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मुगल किंग की हमने बात की, बहादुर शाह जफर,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इन्हीं में से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।